नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम इन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कल हमें सही जवाब किसने दिया है। तो कल हमें सही जवाब दिए हैं उमेश कुमार जी ने, खुशबू भारती जी ने, आयुष सक्सेना जी ने, अंजना गोस्वामी जी ने, सुबोध कुमार जी ने, संध्या भारती जी ने, मुनेश कुमार जी ने, रितु सिंह जी ने और कृष्णा शर्मा जी ने। इन्होंने हमारे लिए ना सिर्फ जवाब दिए बल्कि डिटेल में भी इसके बारे में जानकारी दी जो हमने कल प्रश्न पूछा था। आप भी हमें डिटेल में जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जो प्रश्न भी आपसे इस वीडियो के अंत में पूछेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें इसके 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर से पहले ये दिवस मनाया जाता था या नहीं मनाया जाता था? दोस्तों, ये नहीं मनाया जाता था। इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए कब से हुई है, तो ये हुई है 15 जून 2007 से। कब से हुई है? 15 जून 2007 से। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाया जाता है? 15 जून 2007 को इसकी मंजूरी दे दी गई और वर्ष 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो इसकी मंजूरी किसने दी? इसकी मंजूरी दी यूएन ने। किसने? यूएन ने। तो अब यूएन की बात करें तो इसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें इस समय 193 सदस्य। कितने हैं? 193 सदस्य हैं, जबकि 2 ऑब्जर्वर देश हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका अभी हाल फिलहाल में एक महासभा का आयोजन किया गया था जिसमें 25 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया था। दोस्तों, उस महासभा की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की तो इसमें कई भाषाएं हैं, जैसे अरबी। कौन सी भाषा है? अरबी है। मंदारिन यानी कि चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं? ए फॉर अरबी, आर फॉर रसिया यानी कि रूस वाली, एस फॉर स्पेनिश, उसके बाद सी फॉर चाइनीज, ई फॉर इंग्लिश और एफ फॉर फ्रेंच। तो ये कहाँ की हैं? यूनाइटेड नेशन की भाषाएं हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कहाँ गए हैं? तो दोस्तों, बात करें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की तो वह इस समय श्रीलंका के दौरे पर हैं। कहाँ के दौरे पर हैं? श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। कहाँ है? कोलंबो। जबकि दूसरी राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कहाँ पर है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो दरअसल उसकी कार्यकारी राजधानी है, जबकि विधायी राजधानी कहाँ पर है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, इसके बारे में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। श्रीलंका में चाय का उत्पादन अधिक होता है। किसका? चाय का। यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। क्या नाम है? हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि। किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला
प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने भी अपना प्रदूषण नियंत्रण टावर खोल दिया है। दोस्तों इससे पहले दिल्ली में भी प्रदूषण नियंत्रण टावर खोला गया था। इसका काम है प्रदूषण को कम से कम करना, यानी कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो भी प्रदूषण पाया जाता है उसको ये साफ कर देगा, यानी कि फिल्टर करेगा। और ऐसा पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में खोला गया है। कहाँ पर? नोएडा में। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कर्नल मामाडी डोबोया। कर्नल मामाडी डोबोया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं गिनी देश के राष्ट्रपति। किसके? गिनी के। अब गिनी की बात आती है तो गिनी के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे गिनी की राजधानी कहाँ है? वो है कोनाक्रे। कहाँ पर है? कोनाक्रे में। किसकी राजधानी? गिनी की। गिनी की करेंसी क्या है? वो है गिनी फ्रैंक। क्या है? गिनी फ्रैंक। गिनी किस तट के किनारे स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर के किनारे। किसके? अटलांटिक महासागर के किनारे। अगर ये पूछा जाए गिनी किस महाद्वीप का देश है, तब ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का देश। तो दोस्तों हमने इसके बारे में क्या क्या जाना? गिनी किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका। किस महासागर के किनारे? अटलांटिक महासागर के किनारे। कर्नल मामाडी डोबोया कौन बने हैं? गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है? वो है कोनाक्रे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक योजना चल रही है, इसके तहत एक जिला एक उत्पाद। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है कंगना रनौत। कौन बनी है? कंगना रनौत। दोस्तों इस समय कंगना रनौत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वह इस समय लखनऊ और मुरादाबाद में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं जिसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस। तेजस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनका लखनऊ में भी जाना हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? कंगना रनौत को। कंगना रनौत की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बनाया गया है? दोस्तों अभी गांधी जयंती के मौके पर खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? खादी राष्ट्रीय ध्वज। तो ये बनाया गया है भारत के नव सृजित राज्य लद्दाख यानी कि लेह में। कहाँ बनाया गया है? लेह में। दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पहले एक ही राज्य का हिस्सा थे। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन वर्ष 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया। अब ये दोनों अलग अलग राज्य हैं और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख की राजधानी लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। अगर इस राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसकी लंबाई 225 फीट है। कितनी है लंबाई? 225 फीट। जबकि चौड़ाई 150 फीट है। कितनी है? 150 फीट। दोस्तों अगर बात करें इस झंडे के वजन की, तो इसका वजन 1000 किलोग्राम है। कितना है? 1000 किलोग्राम। तो दोस्तों ये खादी का झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के लेह में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? लेह में। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के। जबकि ये सांसद हैं बनारस से। कहाँ से सांसद हैं? बनारस से। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण किस राज्य को देगा? दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है?
सबसे पहले वह है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से और मुख्यालय हैं? वो IMF और वर्ल्ड बैंक का, साथ ही यहाँ पर अमेरिकी सरकार का भी व्हाइट हाउस भी है। क्या है? व्हाइट हाउस। तो विश्व बैंक वहीं पर स्थापित है। और विश्व बैंक की बात करें तो इसकी एक शाखा है IBRD, जिससे क्या कहा जाता है? विश्व बैंक। क्या कहा जाता है? विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक ने अभी हाल फिलहाल में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण तमिलनाडु राज्य को देने की घोषणा की है। किसको दी की है? तमिलनाडु राज्य को। अब तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई से ही भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। क्या मापा जाता है? औसत समुद्र तल। दोस्तों चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय MK स्टालिन हैं। कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं, जैसे मुदमुलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का ही नाम क्या है? अन्नामलाई, गोइंडी और मन्नार की खाड़ी जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर हाथियों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। किसकी? हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीवन सप्ताह कब से शुरू हुआ है? वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों वन्य जीव सप्ताह वर्ष 1957 से, कब से? वर्ष 1957 से इसका निर्धारण कर दिया गया कि अब यह 2 अक्टूबर से मनाया जाएगा। कब से? 2 अक्टूबर से। तभी से हर साल 2 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव सप्ताह शुरू हो जाता है। वन्य जीव सप्ताह शुरू हो जाता है और ये 2 अक्टूबर से लेकर यानी कि 7 ही दिन चलेगा। तो कब तक चलता है? 8 अक्टूबर तक। कब तक चलता है ये? 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक क्या बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। तो दोस्तों वन्य जीव सप्ताह मनाने की शुरुआत किस साल से हुई है? तो वो हुई है 1957 से। कब से हुई है? 1957 से। इस बार जो मनाया गया सप्ताह वो कौन सा था? 67वां। कौन सा था? 67वां। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख किस राज्य के दौरे पर हैं? तो दोस्तों भारतीय सेना प्रमुख नरवणे जी इस समय लद्दाख राज्य के दौरे पर हैं। कहाँ के दौरे पर हैं? लद्दाख के। वह भारत चीन सीमा विवाद के मौके पर अभी लद्दाख जाना हुआ है और वहीं पर एक मीटिंग की उन्होंने, एक जो मीटिंग ली है और साथ ही बताया है कि विवाद को किस तरीके से सुलझाया जा रहा है और भारतीय सेना के मूवमेंट्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो ये कहाँ गए थे? लद्दाख में। और लद्दाख की बात करें तो चुशूल में। कहाँ पर? लद्दाख के चुशूल सेक्टर में। चलिएगा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका टीम के T20 में सलाहकार कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीकी टीम के T20 में सलाहकार बने हैं JP डुमिनी। कौन बने हैं? JP डुमिनी। दोस्तों JP डुमिनी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका टीम के क्रिकेटर रहे हैं और इन्हें हाल फिलहाल में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। क्या होना है? T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, जिसका आयोजन भारत को करना है। किसको? भारत को। और भारत इसका आयोजन T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि भारत में उस समय कोरोना का प्रसार अधिक होने के कारण भारत से इसका आयोजन टाल दिया गया और फिलहाल इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में रखा गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो अब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करा कौन रहा है? वो करा रहा है भारत, जबकि हो कहाँ पर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो वहाँ पर एक टीम हिस्सा लेगी जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीकी टीम, और दक्षिण अफ्रीकी टीम के T20 में सलाहकार यानी कि रणनीतिक सलाहकार बने हैं JP डुमिनी। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उमर शरीफ किस देश के अभिनेता थे? उमर शरीफ किस देश के अभिनेता थे? दोस्तों उमर शरीफ की बात करें तो यह एक अभिनेता थे, साथ ही हास्य कलाकार भी थे। क्या थे? हास्य कलाकार। इन्होंने फिल्मी जगत में बेहद ही बेहतरीन काम किया है और इनका सम्मान भी काफ़ी ऊंचा है फिल्म जगत में। तो दोस्तों अगर उमर शरीफ की बात करें तो उमर शरीफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। और इन्हें पाकिस्तानी सिनेमा में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन उम्दा एक्टर होने के कारण
इनके लिए कई बार पाकिस्तानी सरकार ने पुरस्कृत भी किया था। दोस्तों फिलहाल इनकी कैंसर से लड़ते हुए मृत्यु मात्र 64 साल की आयु में हो गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संपदा पोर्टल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मानव संपदा पोर्टल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों मानव संपदा पोर्टल के उद्घाटन की बात करें तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों ये मानव संपदा पोर्टल के तहत आप पुलिस विभाग से भी जुड़ सकते हैं। किससे? पुलिस विभाग के एक कॉर्नर पर खोला जाएगा मानव संपदा पोर्टल, जहां पर पुलिस विभाग की कुछ जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है राजधानी? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। किसके? गोमती नदी के किनारे। तो दोस्तों अगर गोमती पूछी जाए कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमती नदी निकलती है गोमत ताल से। किससे निकलती है? गोमत ताल से या फुलहर झील से। किससे? गोमत ताल या फुलहर झील से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने लोगों को कोरोना टीका लग चुका है? तो दोस्तों भारत में अब तक बात की जाए कोरोना टीका लगने की तो वो 90 करोड़ लोगों को लग चुका है। कितने लोगों को लग चुका है? 90 करोड़ लोगों को। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को की गई थी। कब से की गई थी? 16 जनवरी को। और आज कम से कम 90 करोड़ लोगों को एक डोज लग चुकी है। ऐसा नहीं है कि 2 डोज लग चुकी हैं। कितनी लगी हैं? एक डोज कम से कम 90 करोड़ लोगों को लग चुकी है। दोस्तों अगर भारतीय टीके की बात करें तो भारतीय टीका कोविशील्ड, कौन सा? कोविशील्ड, अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन के व्यक्ति जो चेयरमैन है इस समय अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने भी कहा है कि मुझे भी भारत का बनाया हुआ कोविशील्ड टीका कोरोना बीमारी में लगा है, जिससे मैं बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स भी कर पा रहा हूँ। दोस्तों हमारे टीकों की चर्चा हर तरफ है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा प्रश्न है, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। साथ ही दोस्तों इसे कहाँ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी कि आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो कहाँ का ये नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, दूसरा है कि ये किसे मिला है। दोस्तों कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका जान लेते हैं सही जवाब क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब बहुत से लोगों ने दिए। आप भी सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें जवाब की तो हमारे वीडियो में जो हमें 8 बजे शाम तक जवाब मिल जाते हैं उनके लिए हम अपने वीडियो में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद नाम शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह के भी काम चलते रहते हैं। दोस्तों कल हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन का कब तक 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय बजट 2021-22 में बताया गया था कि ब्रॉडगेज लाइन का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 2023 तक के लिए रखा गया है। कब तक है? वर्ष 2023 तक। दोस्तों इसके साथ ही मैंने कई और प्रश्न भी आपसे पूछे थे, जैसे मैंने पूछा था कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली ट्रेन वर्ष 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? वर्ष 1853 में। ये बम्बई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। कहाँ पर? बम्बई और ठाणे के मध्य। जबकि अगर हम दूसरी ट्रेन की बात करें तो दूसरी ट्रेन वर्ष 1854 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? वर्ष 1854 में। और ये रानीगंज एक जगह है कलकत्ता में, बंगाल में, रानीगंज और कलकत्ता के मध्य चलाई गई थी। कहाँ कहाँ के? रानीगंज और कलकत्ता के मध्य। रानीगंज की बात करें तो रानीगंज दोस्तों नाम याद रखना, क्योंकि रानीगंज कोयला उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। झरिया और रानीगंज की बात करें तो रानीगंज पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। दोस्तों हमने 2 ट्रेन जानी, यानी कि पहली कहाँ के मध्य चली? बम्बई और ठाणे के मध्य। साल था 1853 और लंबाई थी 32 मील। जबकि दूसरी कब चली? 1854 में। कहाँ के मध्य? रानीगंज और कलकत्ता। लंबाई कितनी थी? 120 मील। जबकि अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तीसरी, तो तीसरी चली थी बम्बई और कल्याण के मध्य।
कहाँ पर? बम्बई और कल्याण के मध्य, बम्बई और कल्याण के मध्य। तो दोस्तों कुल 3 ट्रेनें हमने आपको बता दी कि पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? बम्बई से ठाणे के मध्य। दूसरी कहाँ से कहाँ तक? रानीगंज से लेकर कलकत्ता तक। और तीसरी बम्बई से लेकर कल्याण तक। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों कम से कम इस वीडियो को आप 5 लोगों को शेयर और अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके कि करंट अफेयर भी काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।